Yes, students, shall we start? आवाज आ रही है मेरी? ओके, ओके। सो बच्चों, लास्ट लेक्चर जो हमने स्टार्ट किया था, एक नया डिस्कशन। आई विल रिवाइज दैट फर्स्ट विद इन 2 और 3 मिनट्स, एंड फिर आगे का डिस्कशन कंटिन्यूटी मिल जाएगा तो कंटिन्यू करते हैं उसको, आगे आपको समझ में आ जाएगा। कल हमने लेक्चर के लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था टर्म कॉल्ड एज प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। CS एंड CA स्टूडेंट ध्यान में रखना, ये वर्ड बहुत बार आएगा आगे आपके सामने। ये प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, प्रीविटी, दैट मींस ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज, द people who are parties to the contract, या persons who are parties to the contract can file suit on each other, can sue each other, can be sued, okay, by each other. Third person, or you can say stranger, he has no right to file suit. Stranger can come for consideration, but stranger cannot become part of contract. ओके, कॉन्ट्रैक्ट में वो केस नहीं कर सकता क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है. ही कैन कम फॉर कंसिडरेशन बट नॉट फॉर कॉन्ट्रैक्ट. तो ये जो अपना इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट था, देयर कैन बी स्ट्रेंजर टू ए कंसिडरेशन बट नॉट स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट. इसका मतलब ये था कि ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज कैन फाइल सूट ऑन ईच अदर अंडर द प्रिंसिपल ऑफ प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. पर डिटेल डिस्कस हो गया था. फिर हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा. ओके, एंड फिर इस प्रिंसिपल प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसके हमने इमीडिएटली एक्सेप्शंस पढ़ने को स्टार्ट कर दिए थे कि व्हाट आर द एक्सेप्शंस, व्हाट आर द, यू कैन से, सर्टेन ट्रांजैक्शंस जहां पे इवन थर्ड पार्टी गेट्स द राइट टू फाइल सूट, और वेयर द थर्ड पार्टी के ऊपर भी केस किया जा सकता है या वो केस कर सकता है इवन दो द थर्ड पार्टी इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. ऐसे कौन से केसेस हैं, ये कल हमने डिस्कशन स्टार्ट कर दिया था एक्सेप्शनल केसेस में. ओके, सो इन एक्सेप्शनल केसेस ओनली वन सेंटेंस यू हैव टू रिमेंबर कि स्ट्रेंजर, दैट इज थर्ड पार्टी, ओके, एक्चुअली हु इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट बट कैन एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट. कैन एनफोर्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो केस कर सकता है या उसके ऊपर केस हो सकता है इवन दो दैट पर्सन इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी. ओके, दैट वाज द लेक्चर. कल का मेन लेक्चर यही था, एंड पार्ट का. एंड उसमें आई थिंक फर्स्ट एक्सेप्शनल केस वी हैव डिस्कस्ड. थोड़ा वक्त लेके हमने डिस्कस किया. व्हाट वाज दैट? ट्रस्ट. ट्रस्ट फॉर्म होता है ना, ट्रस्ट लोग फॉर्म करते हैं. तो बेसिकली जब ट्रस्ट फॉर्म होता है तो दैट इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन टू पर्संस कॉल्ड एज सेटलर एंड ट्रस्टी. ट्रस्टी एंड सेटलर के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, ट्रस्ट. बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ट्रस्ट का, दैट इज एक्चुअली फॉर द बेनिफिट ऑफ थर्ड पर्सन. एंड दैट इज वाई जिसके बेनिफिट के लिए ये ट्रस्ट बना रहता है वो थर्ड पर्सन को हम बेनिफिशियरी कहेंगे. कल ये सब मैंने एकदम डिटेल में डिस्कस कर दिया था आपको. 3 पार्टीज पूछे थे आपसे, याद करो. सो इसमें ट्रस्ट के केस में कल का लेक्चर याद है तो बताओ, हु आर द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज? स्टार्टिंग के अल्फाबेट्स लिखो बस. हु आर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज? क्वेश्चन ठीक से सुनो एंड आंसर दो. हु आर कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज? वेरी गुड. सेटलर, वेरी गुड. एंड सेटलर एंड ट्रस्टी, ट्रस्टी एंड सेटलर, यस. TNS, SNT. एंड इस ट्रस्ट नाम के कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट किसको मिलने वाला है? तो दैट पर्सन इज कॉल्ड बेनिफिशियरी. ओके,
that person is called beneficiary. So यहाँ पे beneficiary is actually not party to the contract, but since this contract was found for his or her benefit, even beneficiary can enforce his right or her right under the trust. बेनिफिशियरी अपना राइट एनफोर्स कर सकते हैं अंडर दिस ट्रस्ट, इवन दो द बेनिफिशियरी इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट. तो इसमें आपको क्या समझ में आया कि स्ट्रेंजर दैट इज थर्ड पर्सन दैट इज बेनिफिशियरी is not party to the contract but can still enforce his or her right under the trust. ओके, सो हमेशा याद रखना ये एक्सेप्शनल केस हमने स्टार्ट किया है. आई एम नॉट डिस्कसिंग जनरल रूल. जनरल रूल में आपको पता है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ओनली कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज हैव द राइट टू फाइल सूट ऑन ईच अदर. ओके, सो बच्चों यस नो में आंसर दो. हैव यू अंडरस्टूड फर्स्ट पॉइंट? रिवाइज किया मैंने. ट्रस्ट वर्ड याद रखो बस. ट्रस्ट वर्ड याद रखेंगे तो अपने आप ध्यान में रहेगा बच्चों. सो लेट अस स्टार्ट विद द सेकंड पॉइंट. सेकंड पॉइंट में क्या लिखा है देखो, इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट. कभी कभी हम इसको कॉमर्स के लैंग्वेज में या यू कैन से लीगल लैंग्वेज में कभी कभी हम बोलते हैं ना कि फैमिली मेंबर्स कभी कभी आपस में एक सेटलमेंट डीड बनाते हैं. जैसे कि आपने पार्टनरशिप डीड सुना है, एग्रीमेंट है इन राइटिंग. पार्टनर्स एग्रीमेंट करते हैं इन राइटिंग में, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ओसीएम वगैरह में. वैसे ही कभी कभी फैमिली के मेंबर्स जो हैं वो आपस में सेटलमेंट करते हैं. आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग होती है उनकी, एंड ये सेटलमेंट को वो राइटिंग में करते हैं, ओरली नहीं चलता है लीगली. तो दिस फैमिली सेटलमेंट डीड, लेट अस कॉल दिस वर्ड फैमिली सेटलमेंट डीड. तो जब फैमिली सेटलमेंट डीड बनता है तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बताता हूँ जल्दी समझाने के लिए. तो फैमिली सेटलमेंट डीड करते समय नॉर्मली द एल्डर मेंबर्स ऑफ द फैमिली, नॉर्मली वो लोग बैठकर ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, है ना. छोटे जो रहते हैं घर के, जो बाकी जैसे कि लेडीज हैं या अनमैरिड डॉटर्स वगैरह हैं या और बच्चे हैं, वो उस वक्त नहीं रहते जब ये फैमिली सेटलमेंट डीड रहता है. एक्चुअली दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टीज. ओनली एल्डर्स दे कम एंड दे फॉर्म दिस फैमिली सेटलमेंट डीड. लेकिन ये फैमिली सेटलमेंट डीड सभी फैमिली मेंबर्स के लिए बना जा रहा है. ओके, एंड इसलिए हर फैमिली मेंबर को, even though that family member was not present at the time of making contract, that family member can also enforce his or her right. I hope you understood the point. जैसे कि बच्चों एचएफ का केस होता है, आपने सुना होगा, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस वगैरह. उसमें क्या होता है, नॉर्मली जो एल्डर मेंबर्स होते हैं, फादर फिगर या एल्डर सन्स, मान लो वो लोग आपस में मिलकर एक सेटलमेंट डीड बनाते हैं. बट दैट सेटलमेंट डीड इज नॉट फॉर द टू पीपल ओनली, it is for other members of family members also, and other family members who are actually not party to the contract but still they can enforce their rights. वो अपना rights enforce कर सकते हैं even though they are not contracting parties. Okay, so try to get this point. क्या लिखा है देखो, in case of family settlement. अच्छा, जैसे ऊपर आपने ट्रस्ट वर्ड याद रखा है, ऐसा एक एक वर्ड याद रखना. सेम वे फैमिली सेटलमेंट केस. इन केस ऑफ फैमिली सेटलमेंट, इफ द टर्म्स, टर्म्स मतलब वो जो भी सेटलमेंट के जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं ना, वो इफ द टर्म्स ऑफ सेटलमेंट आर reduced इनटू राइटिंग. अंडरलाइन दिस वर्ड, वेरी इंपॉर्टेंट. मैंने पहले ही कहा राइटिंग में होना चाहिए, ओरली फैमिली सेटलमेंट नहीं करने का. आगे चल के इट में arise some disputes among family members only, so it must be in writing always. So when, if the terms of settlement are reduced into writing, आप ध्यान से सुनना, नेक्स्ट लाइन क्या लिखा है, द मेंबर्स ऑफ फैमिली हु ओरिजिनली हैड नॉट बीन पार्टीज. जो उस वक्त ये सेटलमेंट डीड बनाते समय नहीं थे, even those family members can enforce their rights under this agreement.
मान लो घर का एक बेटा वो बाहर कहीं गांव में पढ़ रहा था, वो उस वक्त नहीं था, तो क्या उसका राइट्स खत्म हो जाएगा क्या, जस्ट बिकॉज ही वॉज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ मेकिंग दैट फैमिली सेटलमेंट डीड? आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? सो फैमिली सेटलमेंट डीड में आप याद रखना, भले ही एग्रीमेंट दो लोगों के बीच में हो, बट उसको फैमिली का हर मेंबर एनफोर्स कर सकता है। बच्चों यस नो में जरा आंसर दो। हैव यू अंडरस्टूड पॉइंट नंबर 2? मैं एकदम स्लो डिस्कशन में जा रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीजें आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हो बच्चों, क्योंकि लॉ आपने पढ़ा नहीं इसके पहले। सो बहुत सारी लैंग्वेज आपके लिए नई होगी। यस, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, नो लिखते हैं या सीधा डाउट टाइप करते हैं तो भी चलेगा। ओके चलो, तो मैं आगे बढ़ता हूँ। आई थिंक सबने यस लिख दिया है। नाउ बच्चों, व्हाट इज द थर्ड एक्सेप्शनल केस वेयर द थर्ड पार्टी कैन एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट? इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स, जिसको हम कहते हैं मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और मैरिज अरेंजमेंट्स। बच्चों मैरिज भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है विच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ। ओके, दो लोगों के बीच में जब शादी होती है तो वो भी एक प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है। एंड जब दो लोग अलग होते हैं तो वो भी एक एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। ओके, सो एनीवे, सो फिलहाल हम तलाक की बात नहीं कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं यहाँ। सो इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और अरेंजमेंट्स, क्या सेंटेंस लिखा है देखो, अ प्रोविजन मे बी मेड फॉर द, मे बी मेड, मस्ट बी मेड नहीं, बिकॉज ये लॉ स्टेट टू स्टेट डिफर करता है। प्रोविजन मे बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन, ही मे फाइल सूट दो ही इज नॉट पार्टी टू द एग्रीमेंट। अब बच्चों इसमें आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ, फॉर एग्जांपल मैं घर की बेटी की एग्जांपल लेता हूँ, डॉटर। ओके, जिसकी अभी शादी नहीं हुई है। मान लीजिए अभी हमारे इंडिया में ऐसा एक्ट है जहां पर प्रॉपर्टी का जब बंटवारा होता है तो नॉर्मली इट इज अमंग सन्स ओनली, बेटों को ही दिया जाता है, बेटियों को नॉर्मली उसमें शेयर नहीं मिलता। महाराष्ट्र में मिलता है कंपलसरी, बट जैसे कि आप यूपी बिहार वगैरह जाएंगे तो वहां पर अनमैरिड डॉटर या इवन मैरिड डॉटर कैन नॉट क्लेम शेयर इन फादर्स प्रॉपर्टी। सो दैट इज व्हाई आई सेड इट डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। तो यहाँ पर क्या होता है, अनमैरिड डॉटर, जरा ध्यान से सुनना, एग्जाम्पल बाद में ये फिर पढ़ना बच्चों, तो आपको देखो थोड़ा समझ में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर घर की प्रॉपर्टी का बंटवारा हो भी रहा है कि सभी बेटों में आप डिवाइड कर रहे हो, एंड घर में बेटी भी है, अनमैरिड डॉटर है, तो उसकी भी तो जिम्मेदारी है कि नहीं, कि उसकी शादी करनी है, उसका एजुकेशन का खर्चा, उसके शादी का खर्चा, तो इसका भी प्रोविजन करना पड़ेगा। वो मैरिड नहीं है, अनमैरिड है ना, तो उसका भी प्रोविजन, उसके शादी का खर्च का प्रोविजन, उसके आगे के एजुकेशन के एक्सपेंस का प्रोविजन करके रखना पड़ता है फैमिली को। बरोबर है, तुम डिवाइड कर दो प्रॉपर्टी, लेकिन उसका भी ध्यान में रखो कि उसकी शादी करनी है या उसको एजुकेशन करवाना है, आगे पैसा चाहिए। नहीं तो बाद में डिवीजन हो जाने के बाद भाई बोलेगा छोटे भाई से ले लो, बोलेगा दूसरे भाई से ले लो, तो वो झगड़ा नहीं चाहिए। तो अब ऐसे केस में अगर प्रोविजन किया गया है तो, अगर उस अनमैरिड डॉटर के शादी के लिए या कोई और एजुकेशन के अरेंजमेंट के लिए अगर कुछ पैसों का प्रोविजन किया गया है, तो वो अनमैरिड डॉटर उस पे वो क्लेम कर सकती है, अपने बाकी भाइयों से वो पैसा क्लेम कर सकती है। भाइयों ने नहीं दिया तो केस भी कर सकती है, इवन दो शी वॉज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। आर यू गेटिंग दिस? इवन दो एट दैट टाइम शी वॉज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। सो ऐसा सिंपल वे आप याद रखेंगे तो ये पॉइंट नंबर 3 ज्यादा क्लियर रहेगा। ओके, सो रिड्यूस्ड मतलब ओरली नहीं चलेगा, इट मस्ट बी इन राइटिंग।
जहां पर आप अपना टर्म्स एंड कंडीशंस राइटिंग में कन्वर्ट करते हो। अभिशंकर क्लियर हुआ? नॉट ओरली बट इन राइटिंग। आप जो भी डिसाइड कर रहे हो फैमिली सेटलमेंट में, वो आप बाद में रिटर्न में भी लिख के रखते हो। दैट इज कॉल्ड रेड्यूस्ड। ओके, रेड्यूस्ड इन राइटिंग। ओके बच्चों, अभी मैं पॉइंट नंबर 3 पढ़ रहा हूँ, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, यस नो लिखो, फिर बाद में डाउट पूछो अगर नो है तो। इन केस ऑफ सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट्स और एनी अदर अरेंजमेंट्स, प्रोविजन में बी मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सन। अब जिस पर्सन के बेनिफिट के लिए प्रोविजन किया जा रहा है, दैट पर्सन में फाइल सूट दो ही इज नॉट पार्टी टू द एग्रीमेंट। अब यहां मैं डॉटर का एग्जांपल लूं तो ही की जगह शी आ जाएगा। शी में फाइल सूट दो शी इज नॉट पार्टी टू द एग्रीमेंट। चलो पॉइंट नंबर 3, इट इज जस्ट लाइक फैमिली सेटलमेंट डीड ओनली, बट कभी कभी ऐसा होता है कि daughters are not given any share in the property. In that scenario, अगर उसकी शादी नहीं हुई है या अभी छोटी है वो, तो उसके एजुकेशन को लेकर, आगे उसके भविष्य को लेकर, शादी को लेकर, उसके लिए भी कुछ प्रोविजन किया जा सकता है एंड उस प्रोविजन पर उसका हक है। ओके, याद रखो। चलो बच्चों, पॉइंट नंबर 3 क्लियर हो गया सबको? किसी को पूछना है, डाउट लिखो, टाइप करो, आगे बढ़ू। आवाज आ रही कि नहीं मेरी? हाँ आ रही है, ठीक है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फोर्थ पॉइंट। अच्छा, आई होप ये समझ रहे हो कि हम एक्सेप्शनल केस पढ़ रहे हैं, बरोबर है ना? वी आर नॉट डिस्कसिंग जनरल रूल। व्हाट वाज द जनरल रूल? थर्ड पार्टी को कोई हक नहीं है केस करने का। थर्ड पार्टी कैन कम फॉर द कंसिडरेशन बट कैन नॉट फाइल सूट। दैट इज द जनरल लॉ। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वही है। एंड अब उसके हम एक्सेप्शनल्स पढ़ रहे हैं, एक्सेप्शन केस पढ़ रहे हैं। ओके, नाउ बच्चों पॉइंट नंबर 4 में देखो हेडिंग क्या लिखा है। इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। Now there is a new word for you, legal word assignment. अब ये असाइनमेंट क्या है, अभी मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूं आपको एग्जांपल के साथ। पहले एक बार रीड कर लेता हूं, देखो क्या लिखा है। इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, when the benefit under contract has been assigned, where the benefit under contract has been assigned, the assignee can enforce the contract, can enforce the contract। अब बच्चों, ये जो असाइनमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, या असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक काम करो सब लोग, टू गेट प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, नोटबुक या पेन पेंसिल तो है ही आपके पास, कल भी आपने रखा था, लिखा था हम लोगों ने, देखो। चलो जरा साइड में लिखो मैं क्या कह रहा हूँ। ओके, मान लो जी लिखो, पहले जी फॉर गिरीश। गिरीश सर है, मैं हूं फॉर एग्जाम्पल। एक पार्टी लिखो गिरीश, फिर उसके नीचे लिखो LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ठीक है बच्चों, फिर नीचे और एक पार्टी लिख दो बैंक। ओके, चलो जरा अल्फाबेट लिखो। फर्स्ट पार्टी का नाम क्या, सेकंड का क्या, थर्ड का क्या? ओके वेरी गुड, GLB। ठीक है, वेरी गुड। चलो नाउ गिरीश, LIC एंड बैंक। ओके बच्चों, जरा ध्यान से सुनना, असाइनमेंट है इसको वापस भूलने का नहीं कभी, समझ लेने का, ये लाइफ लॉन्ग नॉलेज है आपके लिए। असाइनमेंट का मतलब क्या? अब जैसा बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉवर ड्रॉई, ड्रॉवर ड्रॉई पेई, ऐसा आपने पढ़ा होगा पार्टीज, वैसे एक असाइनमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें वी हैव द पार्टीज असाइनर एंड असाइनी। अभी लिखो मत ये, अभी सिर्फ सुनो। असाइनर असाइनी। ओके,
अब मैं आपको एग्जांपल क्या दे रहा हूँ, देखो बच्चों, मैंने ना LIC से इंश्योरेंस लिया है, लाइफ इंश्योरेंस लिया है। 20 इयर्स मुझे प्रीमियम पे करना है। 20 इयर्स टर्म पीरियड है LIC का। यानी 20 साल में मुझे कुछ हुआ तो LIC मुझे, मेरे फैमिली को पेमेंट करेगा, बड़ा अमाउंट देगा, कॉम्पनसेशन देगा, बरोबर है। एंड वो लाइफ इंश्योरेंस, ये कॉन्ट्रैक्ट चलना चाहिए, इसलिए मैं प्रीमियम पे करता हूँ उनको। तो इसका मतलब LIC कंपनी एंड मेरे में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि नहीं, जहां पे आई विल बी पेइंग ईयरली पेमेंट एज अ प्रीमियम, एंड उसके बदले LIC कंपनी मुझे मेरा लाइफ का एश्योरेंस देगा कि आपको कुछ हो जाएगा तो आपके फैमिली मेंबर्स को हम इतना पैसा देंगे। ओके, नहीं हुआ तो 20 साल खत्म होने के बाद आपको इतना पैसा मिलेगा। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट गिरीश एंड LIC के बीच में है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। गिरीश एंड LIC के बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट है। अब बच्चों हुआ क्या, गिरीश को फॉर एग्जाम्पल घर खरीदने के लिए लोन लेना है। गिरीश को लोन लेना है, हाउसिंग लोन लेना है। तो गिरीश ने बैंक को अप्रोच किया कि मुझे आप लोन दे दो, हाउसिंग लोन, मैं ऐसा ऐसा घर खरीद रहा हूँ। तो बैंक ने कहा ठीक है, हम आपको लोन दे देंगे, बट आपके घर के साथ साथ हमको और एडिशनल सिक्योरिटी आप क्या दे सकते हैं, यानी लोन के अगेंस्ट सिक्योरिटी क्या दे सकते हैं। सिक्योरिटी समझते हो ना, बैंक जब लोन देगा तो वो अपना लोन को अमाउंट सेफगार्ड करने के लिए हमसे सिक्योरिटी मांगता है। तो मैंने कहा देखो, सिक्योरिटी क्या है, घर जो मैं खरीदूंगा वो तो आप मॉर्गेज करेंगे ही। उसके अलावा मेरी LIC पॉलिसी है, 25 लाख की LIC पॉलिसी है मेरी, जो अभी चल रही है। तो बैंक ने कहा ठीक है, आप वो LIC जो है ना पॉलिसी, वो बैंक के नाम पर असाइन कर दो। बच्चों सेंटेंस ठीक से सुनो, बैंक के नाम पर असाइन कर दो। तो मैंने बैंक से पूछा इसका मतलब, बोलते इसका मतलब ये हो गया, गिरीश हम आपको लोन देंगे, लेकिन आपको अगर कल को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमारा लोन रीपे करने के लिए कोई रहेगा नहीं, आपके फैमिली को हम परेशान नहीं करेंगे। तो हम क्या करेंगे, आपको अगर कुछ प्रॉब्लम हो गया तो आपका LIC का पैसा मिलेगा आपके फैमिली को। तो आपके फैमिली को न मिलकर पहले उस पैसे पर हमारा क्लेम होगा। पहले हम अपना लोन का पैसा उस LIC के पैसे से लेंगे, एंड फिर जो बचा है पैसा वो हम आपके फैमिली मेंबर को देंगे। ओके, इसको कहते हैं। मैंने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम। तो मैंने क्या किया, एक स्पेशल फॉर्म आता है बच्चों, वो फॉर्म फिलअप करके साइन करके LIC पॉलिसी का जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है ना, वो मैंने जाके बैंक में सबमिट कर दिया। तो बच्चों ये हो गया असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें असाइनर का रोल कौन प्ले कर रहा है, असाइनर का गिरीश। किसने पॉलिसी असाइन की, गिरीश ने। किसके फेवर में असाइन की, किसको बेनिफिट मिलने वाला है इसका, पहले टाइप करो, बैंक। तो बैंक कौन हो गया बच्चों, असाइनी। बैंक कौन हो गया, असाइनी। अब बताओ सभी लोग, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस किसके बीच में था, LIC एंड गिरीश। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस किसके बीच में था, LIC एंड गिरीश। लेकिन एनफोर्स कौन कर सकता है, टाइप करो। लेकिन उसको एनफोर्स कौन करेगा, या एनफोर्स करने का राइट किसको मिल जाएगा, सभी लोग टाइप करो, बैंक को। जबकि बैंक हमारे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस का हिस्सा नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी नहीं है, लेकिन फिर भी बैंक गेट्स द राइट टू एनफोर्स द कॉन्ट्रैक्ट।
बच्चों बहुत ही स्लो डिस्कशन में मैंने ये एक्सप्लेन किया हुआ है। अब आप जरा टाइप कीजिए, हैव यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट? कि अभी भी आपको कंफ्यूजन है? देखो एकदम नया पॉइंट था आप लोगों के लिए बच्चों। इसमें गिरीश है ना, वो असाइनर है, जिसने LIC पॉलिसी असाइन की वो गिरीश, एंड जिसके फेवर में असाइन की गई वो बैंक। यानी यहाँ LIC के लिए कोई स्पेशल नाम नहीं है, यहाँ पर गिरीश एंड बैंक। एंड यहाँ हु इज प्लेइंग द रोल ऑफ थर्ड पार्टी? बैंक। बैंक ये कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स करेगा इवन दो बैंक इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। ओके अनिकेत, एग्जैक्टली क्या नहीं समझा? पूरा एग्जाम्पल नहीं समझा क्या? पहली बात तो मैंने इंश्योरेंस LIC से लिया था अनिकेत, सही है? तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस किसके बीच में है? मेरे गिरीश के बीच में ना, LIC के बीच में। तो उसका पैसा या तो गिरीश को मिलना चाहिए तो गिरीश के फैमिली मेंबर्स को मिलना चाहिए, सही है? लेकिन उस पर अपना क्लेम कौन डालेगा? पैसे के ऊपर अपना क्लेम सबसे पहले कौन डालेगा? बैंक। क्योंकि बैंक को मैंने मेरा LIC पॉलिसी असाइन किया है उसके फेवर में, कि अगर मैं लोन नहीं भर पाऊं तो यू कैन कलेक्ट योर लोन अमाउंट फ्रॉम माई LIC पॉलिसी अमाउंट। हैव यू अंडरस्टूड? तो यहाँ गिरीश इज असाइनर एंड बैंक इज असाइनी, and even that bank is not contracting party, but still bank has the right to enforce the contract. That is what the point is. ओके तो बच्चों अभी तक 4 पॉइंट्स हो गए। क्या क्या थे वो? ट्रस्ट के केस में, फैमिली सेटलमेंट के केस में, सर्टन मैरिज कॉन्ट्रैक्ट या अरेंजमेंट के केस में, एंड चौथा असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अनिकेत, हैव यू अंडरस्टूड कि मैं फिर एक्सप्लेन करूं? एकदम आप लिख के रखो बस उसको शॉर्टकट में, जी, फिर उसके बाद LIC, बैंक, है ना? मैं प्रीमियम पे करूंगा LIC, कोई ऐसा नहीं कहता। कुछ कंफ्यूजन रहे तो बोलना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा वापस। तो बच्चों अभी पढ़ाई के आई लिए थिंक मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, CA फाउंडेशन, CS सीट, बैंकिंग, रेलवे, SSC MBA एंट्रेंस, SYJC कॉम, TYB कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें, और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री, और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट तैयारी तो का बच्चों साथी। अभी आई थिंक अब ये लाइन अभी पढ़ना इजी हो जाएगा। पढ़ो अभी क्या लिखा है, पॉइंट नंबर 4। इन केस ऑफ असाइनमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन द बेनिफिट अंडर कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन असाइन्ड। बच्चों पैसा मिलने का बेनिफिट गिरीश का था, लेकिन गिरीश ने वो बेनिफिट किसी और के नाम पे ट्रांसफर कर दिया। When the benefit under contract has been assigned, the assignee can enforce the contract. जबकि assignee bank is not contracting party, but still that bank will get power to enforce the contract. हाँ, उसको पैसा नहीं मिला तो केस कर सकता है, ऐसा। ठीक है, चलो ओके। पॉइंट नंबर 5 पर आता हूं मैं। बच्चों पॉइंट नंबर 5 में लिखा है एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट या जिसको हम कहते हैं एस्टॉपेल। मैं अभी आपसे पूछना चाहूंगा, जैसा कि आप लोगों ने OCM में पार्टनरशिप फर्म के बारे में पढ़ाई है, पार्टनरशिप डीड एंड ऑल वो सब। तो मुझे लगता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में, आई डोंट नो अभी आपका सिलेबस क्या है एग्जैक्टली OCM का, बट टाइप्स ऑफ पार्टनर्स में जैसे कि आपने पढ़ा होगा वर्किंग एक्टिव पार्टनर,
स्लीपिंग पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर फॉर प्रॉफिट्स ओनली, ऐसा पढ़ा होगा आपने, मुझे लगता है, टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो उसमें मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आपने ऐसा पढ़ा था कभी पार्टनर बाय एस्टॉपेल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट? पार्टनर बाय एस्टॉपेल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, ऐसा कुछ पढ़ा ही होगा ना? यस। तो अगर उसका मीनिंग आपको क्लियर है, लांस क्या डाउट है? हु इज नॉट पार्टनर इन एक्चुअल बट एंजॉयज ऑल द राइट्स इन दैट पार्टनरशिप? यस, यू कैन से योर आंसर इज राइट, टू सम एक्सटेंट इट इज राइट। अब उस वक्त क्या था कि ओसीएम में आपको मीनिंग एक्सप्लेन किया जाता था, लीगल एंगल उतना होता नहीं है वहां पर। ओके, यहाँ लीगली आपको अंडरस्टैंड करना है, जैसे कि पार्टनर बाय एस्टॉपेल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली इन रियल सेंस ही इज नॉट पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट। रियल सेंस वो पार्टनर है ही नहीं, बट वो एक्ट ऐसा करता है कि थर्ड पार्टी के इंप्रेशन में ये आता है कि ही इज ऑल्सो पार्टनर ऑफ दैट पर्टिकुलर फर्म, और उस इंप्रेशन में वो फिर क्या करता है, फर्म के साथ डीलिंग करता है। ऐसे ही कुछ आइडिया दिया होगा आपको। ओके, यस, ही रिप्रेजेंट्स हिमसेल्फ एज अ पार्टनर, एक्चुअली ही इज नॉट। ओके, ऐसे ही कुछ मतलब रफली आइडिया रहता है, बरोबर है। एंड देयरफॉर थर्ड पार्टी के केस में, थर्ड पार्टी जब केस करता है ना, तो ऐसे केस में पार्टनर बाय एस्टॉपेल या पार्टनर बाय होल्डिंग आउट के ऊपर भी केस होता है, इवन दो ही इज नॉट रियल पार्टनर बाय एन एग्रीमेंट। ओके, ऐसा एक आइडिया मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पॉइंट नंबर 5 जो पढ़ाना है उसमें बच्चों यही आइडिया है कि जहां पर कोई व्यक्ति लाइबिलिटी एक्नॉलेज कर लेता है, ध्यान से सुनना बच्चों, लाइबिलिटी एक्नॉलेज कर देता है, या सामने वाले को वो कह रहा है कि यस आई हैव रिसीव्ड समथिंग जो मुझे आपको देना है, या कोई लाइबिलिटी एक्सेप्ट कर लेता है, तो फिर जिसने वो लाइबिलिटी एक्सेप्ट की है, एक्नॉलेज की है लाइबिलिटी, उसे वो प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। एंड अगर उसने प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया तो उसके ऊपर केस हो जाएगा, इवन दो दैट पर्सन इज नॉट पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आपको शायद नहीं समझा होगा उतना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। देखो बच्चों, मैं कुछ ऐसा जैसे कॉमन नाम्स नेम्स यूज करता हूँ। ओके, फॉर एग्जांपल, देखो ध्यान से सुनना कि बच्चों मान लो कि मैं गिरीश हूँ, राहुल सर हैं अपने, मयूर सर हैं, सो गिरीश राहुल मयूर, ऐसे मैं 3 जन का नाम लेता हूँ। आई थिंक फैमिलियर नाम है आपके लिए, तो मैं नाम लेता हूँ ये। बच्चों, राहुल सर ने गिरीश को 10,000 रुपया देने थे। गिरीश राहुल सर से 10,000 रुपया लेना है, तो गिरीश ने राहुल सर को फोन किया कि सर मुझे 10,000 रुपया दे दो जल्दी से जल्दी। तो राहुल सर ने कहा ठीक है, मैं 2 दिन में अरेंज करके आपको देता हूँ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डे क्या किया राहुल सर ने, शायद कहीं बाहर जाने वाले थे, इसलिए राहुल सर ने वो 10,000 रुपीज जो भी है, जो मुझे गिरीश सर को देना है, वो 10,000 रुपीज राहुल सर ने मयूर सर को दिया। मयूर सर को दे दिया, ने कहा कि ये तुम गिरीश सर को दे दो, मुझे गिरीश सर को ये पैसा देना है, तुम ये पैसा दे दो। तो राहुल सर ने मयूर सर को पैसा देके राहुल सर बाहर गांव चले गए। उसके बाद ध्यान देना बच्चों, मयूर सर ने गिरीश को कॉल किया एंड कॉल करके कहा कि गिरीश सर, राहुल सर जो आपको 10,000 रुपया देने वाले थे वो उन्होंने मुझे दिया है, आप आके कलेक्ट कर लो। इसका मतलब मयूर सर ने एक्नॉलेज कर लिया कि नहीं कि उनके पास पैसा आ गया है एंड वो गिरीश को देना चाहते हैं, एक्नॉलेज किया ना उन्होंने।
तो मैं जब उनके पास 2 दिन बाद गया पैसा लेने के लिए, तो वो पैसा देने से मना कर दिए। खुद ही फोन करके बोला था उन्होंने 2 दिन पहले कि राहुल सर ने पैसा दिया है मुझे, आप आके कलेक्ट कर लो। एंड जब मैं 2 दिन बाद गया तो वही मयूर सर पैसा देने से मना कर रहे हैं। तो अब आपको आंसर टाइप करना है, मैं जो क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। क्या गिरीश सर यानी कि मैं मयूर सर के ऊपर केस कर सकता हूँ क्या पैसे के लिए? क्या मैं मयूर सर के ऊपर केस कर सकता हूँ कि मुझे राहुल सर के ऊपर ही केस करना है? केस कर सकता हूँ ना मैं? जबकि मयूर सर इज थर्ड पार्टी, एक्चुअली ही वाज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। पैसा लेना देने का काम किसके बीच में था? गिरीश एंड राहुल। बट हमारे ये बीच में किसने एक्नॉलेज किया कि हाँ 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 मेरे पास है पैसा? मैंने बोला था क्या, गिरीश ने बोला था क्या एक्नॉलेज करने के लिए? तुमने खुद ही एक्नॉलेज किया ना कि राहुल सर ने पैसा दिया है मुझे, आके लेके जाओ। तो जब आपने एक्नॉलेज किया मयूर सर, तो यू पे इट, आप पे करो उसको। अब मयूर सर ने पे नहीं किया तो गिरीश मयूर सर के ऊपर केस करके मयूर सर से रिकवर कर सकता है, इवन दो मयूर सर इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। अनिकेत, व्हाट इज योर डाउट? सर प्लीज रिपीट, वी हैव नेटवर्क प्रॉब्लम। ओके अनिकेत, रिफ्रेश कर लो अगर नेटवर्क आ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है तो। यस, और किसी को सुनाई नहीं दिया क्या? शैल आई रिपीट द एग्जांपल? ओम, अक्सर अगर एक्नॉलेज नहीं किया होता तो फिर गिरीश मयूर सर के ऊपर केस नहीं करते। जैसे कि राहुल सर बोलते मुझे कि गिरीश सर मैंने पैसा मयूर सर को दिया है, आप जाके ले लो। एंड मैं जाके मयूर सर से पैसा मांगता हूँ, मयूर सर कहते नहीं मेरे पास कोई पैसा नहीं है। तो मैं मयूर सर के ऊपर क्यों केस करूंगा? मयूर सर से क्या लेना देना मेरा? ओम, आर यू गेटिंग माई आंसर? ओम, यस। तो आई थिंक मैंने जो एग्जाम्पल दिया 3 जून का नाम लेकर, मैं एक बार 2 मिनट में बच्चों रिपीट करता हूँ। कुछ लोग को नेटवर्क प्रॉब्लम था, शायद सुने नहीं वो लोग। बच्चों यहाँ एक्नॉलेजमेंट या एस्टॉपेल है ना, अपने आप को रिप्रेजेंट कर लिया उसने, पार्टनर ने, कि मैं पार्टनर हूँ थर्ड पार्टी के आईज में। ऐसा मैंने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था, एक मीनिंग क्लियर किया था एस्टॉपेल का। एंड फिर हम अपने एग्जाम्पल में आ गए थे। अपने एग्जाम्पल में मैंने क्या बताया था, तो ध्यान से सुनना बच्चों, 2 मिनट में मैं वापस रिपीट करता हूँ। जिन बच्चों को समझ में आ गया उनको वापस सुन लो एक बार, बाकी जिन्होंने नहीं सुना है सुन लो जरा। 2 मिनट, हाँ मैं एक बोल देता हूँ। बच्चों मान लो कि गिरीश नाम का जो व्यक्ति है, उनको 10,000 रुपीज लेना है, एग्जाम्पल राहुल सर से। तो राहुल सर 10,000 देने वाले हैं गिरीश को, ठीक है, 10,000 रुपीज देने वाले हैं 2-3 दिन में। लेकिन राहुल सर ने क्या किया, वो 10,000, राहुल सर को कहीं बाहर गांव जाना था, तो राहुल सर ने वो 10,000 मयूर सर को हैंड ओवर किया एंड कहा कि गिरीश सर को दे दो। अब ये राहुल सर ने मयूर सर को दिया वो मुझे मालूम नहीं है, गिरीश सर को पता नहीं है वो। मयूर सर को जब वो पैसे मिले 10,000, तो मयूर सर ने खुद गिरीश सर को कॉल करके क्या कहा कि राहुल सर ने आपका पैसा मेरे पास दिया है, आप आके वो पैसा मेरे से कल ले लो। एंड बच्चों मैं नेक्स्ट डे गया लेने के लिए मयूर सर के पास पैसा, तो मयूर सर ने मना कर दिया। आप बताओ मैं केस मयूर सर पर कर सकता हूँ क्या? हाँ, क्यों कर सकता हूँ? क्योंकि राहुल सर ने उनको पैसा दिया, वो पैसा उनके पास है, ये उन्होंने लाइबिलिटी एक्नॉलेज की, एक्सेप्ट की। एंड क्योंकि उन्होंने ये एक्सेप्ट किया, बरोबर है, नाउ ही इज स्टॉप्ड, हम ऐसा वर्ड यूज करते हैं।
अब उनको वो पेमेंट गिरीश को करना ही पड़ेगा, है ना। अब अगर मयूर सर ने पेमेंट नहीं किया तो गिरीश सर राहुल सर को तो बाद में देखेंगे, लेकिन मयूर सर के ऊपर वो केस कर सकते हैं, इवन दो मयूर सर इज नॉट कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। क्यों मयूर सर के ऊपर केस हो सकता है इवन दो इज थर्ड पार्टी? बिकॉज ही हैज एक्सेप्टेड दैट ही हैज रिसीव्ड द मनी। उन्होंने खुद एक्नॉलेज की वो लाइबिलिटी। अब जैसे कि ओम ने डाउट पूछा कि सर मयूर सर ने एक्नॉलेज नहीं किया होता तो फिर मयूर सर का सीन में आने कोई मतलब ही नहीं था। उन्होंने जब एक्नॉलेज ही नहीं किया तो मैं क्यों केस कर सकता हूँ? थर्ड पार्टी है ना, उनके ऊपर कैसे केस होगा? व्हाई डिड ही एक्नॉलेज? उन्होंने क्यों एक्सेप्ट किया कि हाँ मेरे पास राहुल सर ने पैसा दिया, आके लेके जाओ? जब उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया तो नाउ यू पे, ऐसा मतलब निकलता है। सबको समझ में आ गया बच्चों? डबल प्रूफ होना चाहिए नहीं होना चाहिए, देखो उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। अगर आर्ग्यूमेंट होगा तो कोर्ट में डिस्कशन होगा, क्या प्रूफ था क्या नहीं था क्या नहीं। देखो मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में कि कॉन्ट्रैक्ट ओरली भी हो सकता है, राइटिंग में भी हो सकता है। गेटिंग दैट? सो वो कैसे प्रूव होगा कैसे नहीं प्रूव होगा वो कोर्ट में देखा जाएगा। व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस, उस वक्त क्या सिचुएशन थी क्या नहीं, वो सब वकील लोग डिस्कस करेंगे आपस में। अभी हम लोग एकदम सिंपल सा एग्जांपल कवर कर रहे हैं, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ। क्या गिरीश सर मयूर सर से पैसा ले सकते हैं क्या? केस कर सकते हैं क्या पैसा लेने के लिए? हाँ केस कर सकते हैं, क्योंकि मयूर सर ने एक्नॉलेज किया, एक्सेप्ट की लाइबिलिटी। ओके, सबसे पूछ रहा हूँ, हैव यू अंडरस्टूड द एग्जांपल? डबल प्रूफ के बारे में आप टेंशन मत लो, यू जस्ट अंडरस्टैंड द फैक्ट। ओके, वो प्रूफ वगैरह क्या वो कोर्ट में डिसाइड हो जाएगा अपने आप। ओके, उसका टेंशन अभी आपको नहीं लेना है। तो बच्चों दिस वाज द फिफ्थ पॉइंट। ओके, अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, गिवन एग्जांपल पढ़ रहा हूँ, देखो। आई रीड दैट टेक्स्ट जो दिया है अभी आपकी बुक में। अभी तो मैं मेरे एग्जांपल से ही पढ़ा रहा था आपको। देखो क्या लिखा है, वेयर द प्रोमिसर। बच्चों मेरे एग्जांपल में हु इज द प्रोमिसर, वन हु हैज प्रॉमिस्ड टू पे द मनी? ऑफ कोर्स मयूर सर। उन्होंने फोन करके कहा ना मुझे कि गिरी सर राहुल सर का दिया हुआ पैसा मेरे पास आ गया है, आप आके लेके जाओ। यानी पैसा उनको देना है। सो वेयर द प्रोमिसर बाय हिज कंडक्ट acknowledges himself as an agent of third party। एक प्रकार के देखा जाए तो मयूर सर इज एक्टिंग एज एन एजेंट ऑफ राहुल सर। राहुल सर नहीं है तो उनके जगह पे ये पे करेंगे, ऐसा मतलब निकल गया। और ऊपर से मयूर सर ने फोन भी करके बताया कि मेरे पास पैसा आ गया, आके लेके जाओ। So, as an agent of third party, it would result into, underline this word, binding obligation। बाइंड हो गया अभी मयूर सर वो पैसा देने के लिए। जब उन्होंने एक्नॉलेज किया ना उसी वक्त बाइंड हो गए वो लीगली गिरीश को पैसा देने के लिए। सो रिजल्ट इनटू बाइंडिंग ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो मैंने जो एग्जाम्पल लिया था वैसे ही देखो मिलता जुलता एग्जाम्पल है वहां पर। इफ एल गिव्स टू एम rupees 20,000 to be given to n. First you understand this alphabets, three parties. L gives to M rupees 20,000 to be given to N, and M informs N that he is holding the money for him, but afterwards M refuses to pay the money. N will be entitled to recover the same from former. Former मतलब whom? M, not L। यानी मेरे एग्जाम्पल में मैं कन्वर्ट करूं तो मैं कैसे एग्जाम्पल रीड करूंगा, देखो जरा। इफ राहुल सर गिव्स रुपीज 20,000 टू मयूर सर टू बी गिवन टू गिरीश, एंड मयूर सर इन्फॉर्म्स गिरीश that he is holding the money for him, but afterwards Mayur sir refuses to pay the money, Girish will be entitled to recover the same from Mayur sir। Tell me, have you understood this given example? Have you understood this given example?
कोई डाउट पूछना है बच्चों? देखो ये डिस्कशन बहुत स्लो जा रहा है, सो मुझे लगता है इसका भी यूज होना चाहिए। ये वापस सेकंड टाइम आप रीड करेंगे ना तो इजी लगना चाहिए, हाँ, सबको ये टफ बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। ओके बच्चों, नाउ लेट अस गो टू द सिक्स्थ केस, एक्सेप्शनल केस। बच्चों सिक्स्थ केस में क्या लिखा है? इन द केस ऑफ कोवेनेंट, देखो अंडरलाइन करो ये वर्ड जिनके पास बुक है, कोवेनेंट, रनिंग विद द लैंड। अब ये भी आपके लिए एकदम नया वर्ड है, कोवेनेंट। अब सबसे पहले कोवेनेंट का क्या मीनिंग है बच्चों, कहीं लिख कर रख सकते हो तो लिख कर रखो साइड में। मैं कोवेनेंट का मीनिंग पहले आपको डिक्टेट करता हूं, आपके बुक में नहीं है उसका मीनिंग। पहले आपको कोवेनेंट का मीनिंग है ना बच्चों, लिखो जरा साइड में कहीं, या टेक्स्ट बुक के आजू बाजू में ही कहीं लिख के रखो। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आर यू रेडी? यस। सो पहले कोवेनेंट का मीनिंग लिखो, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ पॉइंट नंबर 6 क्या है। हाँ लिखो, कोवेनेंट मीन्स, covenant means an agreement, an agreement, an agreement where the person, where the person, where the person agrees to pay, where the person agrees to pay a certain amount, agrees to pay certain amount for some charitable cause, for some charitable cause. ऐसा किसी ने कहा करार, लांस करार का मतलब ये एग्रीमेंट है। ओके, जैसा कि मैं कोवेनेंट का एक एग्जांपल कैसे दे सकता हूँ, फॉर एग्जांपल, हाँ बच्चों अभी एग्जांपल देखो, ध्यान से सुनना एग्जांपल। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, मेरे पास है ना शिरडी, अभी वो जो मंदिर है आपको पता है, शिरडी साईं बाबा का जो मंदिर है, वहीं शिरडी में ना हमारी थोड़ी जमीन है, प्लॉट है, लैंड है हमारा। एंड वो लैंड हमारे फोर फादर्स मतलब मेरे ग्रैंडफादर ने खरीदा खरीदा था। फिर वो मेरे ग्रैंडफादर के बाद मेरे फादर के नाम पे आया, फिर मेरे फादर के बाद मेरे नाम पे आया। तो हमारे घर की परंपरा क्या है जरा देखो, हाँ, सुनो ठीक से, तो आपको कोवेनेंट का मीनिंग समझेगा। हमारे घर का एक रीत है, हमने ऐसा एग्रीमेंट करके रखा है कि हम उस जमीन को रेंट पर देते हैं। एंड ईयरली जितना रेंट आता है, ईयरली जितना रेंट आएगा, उस रेंट का 20% यानी 1/5 विल बी डोनेटिंग टू फॉर चैरिटेबल पर्पस टू शिरडी साई संस्थान। ये मतलब हमारा खानदान का एक प्रकार से रीत है, परंपरा है कि ये जमीन से जितनी इनकम होगी, हमारा जो पर्टिकुलर पीस ऑफ लैंड है जिसको हम लोग रेंट पर देते हैं, कभी शादी के काम के लिए या कोई और प्रोग्राम के लिए, तो भाड़ा आएगा ना, तो एक साल में जितना रेंट आएगा उसका 1/5 हम उसको डोनेट करेंगे फॉर शिरडी साई संस्थान। ये काम मेरे दादाजी ने भी किया, जब वो जिंदा